बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस बेयरिंग चार्ज 26e एंड इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। के वो ये बात कर रहा है कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है, यानी कि जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कैलकुलेट करनी होगी। और वो दो चार्जेस कौन से हैं? एक हमारे पास न्यूक्लियस है जिसको Q1 का नाम दे दिया, और दूसरा इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको Q2 का नाम दे दिया। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताया गया है 1 × 10⁻⁻12 का, और उसको हमने R का नाम दे दिया है। इन जनरल सिंपल सी बात यह है कि ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R हमें गिवन है, तो हमने इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें डाटा नोट करते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? F कैलकुलेट करना है। एन आयरन न्यूक्लियस बियरिंग चार्ज Q26e, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज है Q1 26e। ई से मुराद इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है तो वो होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41.6 × 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। एंड इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको Q2 का नाम दिया है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये Q2 की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ The distance between them is 1 × 10⁻⁻12 मीटर। R की वैल्यू 1 × 10⁻⁻12 मीटर है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दो चार्जेस के दरमियान जब डिस्टेंस गिवन हो और हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी हो तो कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। कूलम्स लॉ का फार्मूला है F = K Q1 Q2/R²। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। K की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ये होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 41.6 × 10⁻⁻19 है, इंटू Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू हमारे पास R² है, तो R की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻12, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9 × 41.6 × 1.6, तो ये हमारे पास आ जाता है 599। बल्कि इनको ऊपर वाली वैल्यूज़ को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में कैलकुलेटर से, तो ये 599 × 10⁻⁻29 आ जाएगा, और नीचे हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 10⁻⁻24 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 599 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाकर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, यानी कि -29 + 24, तो ये -5 रह जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, यानी कि जो पॉइंट है वो यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं तो ये 5.99 × 10⁻³ आ जाता है। इसको राउंड ऑफ करें तो 6 × 10⁻³ न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसको मैं ज़रा डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और कहा यह गया है कि 3 चार्जेस उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे मौजूद हैं, यानी कि एक Q1 यहाँ पे मौजूद है 2 माइक्रोकूलम, Q2 जहाँ पे कंसिडर कर लिया, और Q3 यहाँ पे कंसिडर कर लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर, यानी कि उस ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये साइड और ये साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। तो ये तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें जस्ट R1 और R2 की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से जस्ट R1 और R2 यहाँ पे लिखा।
इस लेंथ की हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन करते वक्त। What is the magnitude of the resultant force acting on 4 माइक्रोकूलम? तो यहाँ पे जो चार्ज मौजूद होगा 4 माइक्रोकूलम का, जिसको हमने Q3 का नाम दिया, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम डाटा की बात करें तो इसको Q1 कह दें, 2 माइक्रोकूलम को माइक्रो 10 पावर -6 होता है, तो 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम आ जाएगा। Q2 की वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है, तो ये -3 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो जाएगी। और Q3 जो हमारे पास है वो 4 माइक्रोकूलम है, तो ये 4 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो जाएगा। इसके बाद इन R1 और R2 ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये हर एक लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 इंटू सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, या सिंपली 10 को 100 से डिवाइड कर दें तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स F कैलकुलेट करनी है हमने, जो इस चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। तो सिंपली हमने करना यह है कि इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उन दोनों की मदद से हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास Q1 की वजह से जो Q3 पे चार्ज Q1 की वजह से Q3 पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो किसकी इक्वल होगी? सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरी है कि Q1 हमारे पास पॉजिटिव है और Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसको F1 का नाम दें, तो वो कैलकुलेट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो F इक्वल टू के Q1 Q3 ओवर R1 स्क्वायर। दो चार्जेस Q1 और Q3 थे और इनके दरमियान डिस्टेंस R1 था, तो इसका स्क्वायर आ गया। अब इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। F1 इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 आ गई, ये हमें मालूम होनी चाहिए। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -6, Q3 की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -6, और R1 हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, तो वो 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि F1 इक्वल हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 72 आ जाएगा। और 10 जो है बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये -3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर 0.01 ही रहेगा। तो ये हमारे पास F1 फोर्स आ जाएगी 7.2 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स है? जो Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद है। अब हम Q2 F2 कैलकुलेट करेंगे। यही डायग्राम हमारे पास दोबारा मौजूद है। अब Q2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Q3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है दो चार्जेस Q2 और Q3 के दरमियान में, और इनके दरमियान डिस्टेंस R2 है। तो चार्ज Q3 विल बी अट्रैक्टेड बाय द चार्ज -Q विद फोर्स F2 विच इज गिवन बाय, कि हमारे पास चार्ज Q3 जो है वो अट्रैक्ट करेगा Q2 को कितनी फोर्स से? F2 से। और ये फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल होगी? F2 इक्वल टू के Q2 Q3 ओवर R2 स्क्वायर, यानी कि F2 इक्वल हो जाएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास है -3 इंटू 10 पावर -6, Q3 की वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R2 की वैल्यू है 0.1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये F2 इक्वल आ जाती है माइनस इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 108 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10 पावर -3 हो जाएगा, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ जाएगा, यानी कि F2 इक्वल आ जाता है -10.8 न्यूटन के। ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 हमने कैलकुलेट कर ली।
यहाँ पे एक बात आपको समझाता चलूँ कि ये नेगेटिव साइन F2 के साथ हमने चार्ज Q जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी। अगर आप चाहें तो पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर इसका पॉजिटिव में आएगा, लेकिन फिर जो F2 इसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी वो आपने नेगेटिव लेनी है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे तो फोर्स की डायरेक्शन रिपल्जन थी, तो वो F की फोर्स F1 उस तरफ था, तो यहाँ पे जब आप अट्रैक्शन की लेंगे तो F2 की इस तरफ हो जाएगी, जबकि हमने नेट रिजल्टेंट इसके ऊपर फाइंड करना है तो F2 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में माइनस होगी। तो ये क्या करना है कि F2 हमारे पास नेगेटिव रहेगी। अगर दोनों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होती तो दोनों तरफ हम पॉजिटिव ले सकते थे। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो एक इनमें से माइनस में आएगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि इनका हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। एंगल जो है हर कॉर्नर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि F1 और F2 फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो भी 60 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है Q3 पे जो अप्लाई होगी वो इक्वल होगी F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो आपने मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल किया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब इसमें वैल्यूज हमारे पास F1 और F2 की मौजूद हैं, वो पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी 7.2, F2 की वैल्यू -10.8 प्लस 2 इंटू 7.2 इंटू -10.8 कॉस 60। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्केयर ये वैल्यू आ जाएगी, इसका स्केयर लिया ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ जाती है। इनका सम करेंगे, सम करने के बाद इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये फोर्स हमारे पास 15.7 न्यूटन आ जाएगी। यानी कि Q3 चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है F1 और F2 की वजह से, वो हमारे पास 15.7 न्यूटन आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 पावर -7 कूलम आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 पावर -7 कूलम है, उनके दरमियान डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। इसको मैं डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूं कि दो चार्जेस, एक प्लस Q1 और दूसरा -Q1 है, क्योंकि उसने कहा था कि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट चार्ज है दोनों पे। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमने Q1 2 इंटू 10 पावर -7 कूलम लिख के Q2 2 इंटू 10 पावर -7, और जो R है डिस्टेंस वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। ये R 15 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 15 इंटू 10 पावर -2 मीटर आ गया। Q3 कहाँ से लिया है वो भी स्टेटमेंट के मुताबिक समझाता हूँ। What is the magnitude and direction of electric intensity at point midway between the charges? कि इन दो चार्जेस के दरमियान में एक पॉइंट है और वो सपोज हमने O पॉइंट लिया। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है। What force would act on the proton placed there? अगर यहाँ पर इस पॉइंट O पर एक प्रोटॉन रख दिया जाए और उसको हमने Q3 का नाम दे दिया 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, जो कि हमें इस पे चार्ज गिवन है। अगर ये चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए प्रोटॉन, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई होगी वो भी कैलकुलेट करनी है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने वो पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद हमने जो उस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी वो भी कैलकुलेट करनी है। तो इस डायग्राम के मुताबिक ये जो पॉइंट O था, O से लेकर A तक के डिस्टेंस को हमने R1 का नाम दे दिया और O से B तक के डिस्टेंस को R2 का नाम दे दिया। अब अगर ये टोटल डिस्टेंस R15 था तो इसका हाफ करें तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे मौजूद है ना, तो इसका हाफ R1 हमारे पास और R2 दोनों की वैल्यू 7.5 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगी। क्योंकि ये पॉइंट मिड पे है तो हाफ डिस्टेंस इधर और हाफ डिस्टेंस इधर, 15 का हाफ 7.5 है तो 7.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर R1 और R2 आ जाएगा। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है जो उस प्रोटॉन पे अप्लाई होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है पॉइंट O पे इस चार्ज Q1 की वजह से वो कैलकुलेट करते हैं। चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो उनकी मदद से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो Q1 की वजह से जो पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो यहां से E1 इक्वल आ जाता है के Q1 ओवर R1 स्क्वायर के। E1 इक्वल टू के Q1 ओवर R1 स्क्वायर। दो चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और इस पॉइंट O पॉइंट से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो R1 है, तो इस वजह से E1 इक्वल टू के Q1 ओवर R1 स्क्वायर। इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं तो E1 इक्वल आ जाता है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 पावर -7 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू हमारे पास होती है 7.5 इंटू 10 पावर -2 और इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। R1 की वैल्यू ये गिवन है, इसकी वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर ले लिया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये E1 आ जाती है 32 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह हम E2 कैलकुलेट करेंगे जो Q2 चार्ज की वजह से पॉइंट O पे अप्लाई हो रही होगी। तो सेम डायग्राम हमने और डाटा नोट कर लिया। अब हम Q2 की वजह से पॉइंट O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो E2 इक्वल आएगी के Q2 ओवर R2 स्क्वायर। चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और O पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस R2 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि K की वैल्यू पुट की 9 इंटू 10 पावर 9, Q2 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10 पावर -7 मौजूद है डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू है 7.5 इंटू 10 पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये E2 की वैल्यू आ जाती है 32 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। यानी कि Q1 की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कैलकुलेट कर ली और Q2 की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी वो भी कैलकुलेट कर ली। जब दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पे, E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको पता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो E1 और E2 को हम ऐड कर लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि E इक्वल आ जाएगी E1 प्लस E2 के। E1 की वैल्यू आई थी 32 इंटू 10 पावर 4 और E2 की वैल्यू भी 32 इंटू 10 पावर 4 आई है, तो ये E आ जाएगा 64 इंटू 10 पावर 4 के। यानी कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवा जाएं, वैसे ये आंसर ठीक है। जब बुक पे जो आंसर है उसके साथ मैच करने के लिए तो ये 0.64 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। इस न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा ये था कि अगर उस पॉइंट पे हम एक प्रोटॉन रख दें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन A से B की तरफ होगी और वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों होगी। तो अब हम प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो जरा कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, देखिए अब ऐसा केस हो चुका है जिसमें हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करना है कि जहां पे एक चार्ज मौजूद है और जहां पे एक चार्ज मौजूद है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर इन दो चार्जेस के दरमियान कैलकुलेट करेंगे और वो जो दो फोर्सेज आएंगी उनका नेट रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1, Q3 पे जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी Q1 की वजह से वो जरा हम देखते हैं। F1 इक्वल हो जाएगा K Q1 Q3 ओवर R1 स्क्वायर के। यानी कि अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, F1 इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9। ये दो चार्जेस Q1 और Q3 इसलिए लिए कि इन दो चार्जेस के दरमियान हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
और इनके दरमियान डिस्टेंस r1 है तो r1 डिस्टेंस लिया। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -7, ये हमें डाटा में गिवन है, और Q3 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 7.5 इंटू 10 पावर -2 है। तो इसका ऊपर स्केयर ले लिया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5.12 इंटू 10 पावर -14 न्यूटन आ जाएगा। ये F1 आ गई। अब इसी तरह हम F2 कैलकुलेट करेंगे, और F2 कौन सी फोर्स होगी? Q2 जो Q2 और Q3 के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो इक्वल आएगी F इक्वल टू K। अब चार्जेस के नाम कौन से हैं? Q2 और Q3 वो लिखे, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R2 है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर आएगा। ये आपने करेक्शन कर लेनी है, Q2 Q3 ओवर R2 स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -7 है, Q3 की वैल्यू पुट की, R2 की वैल्यू पुट की, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 5.12 इंटू 10 पावर -14 न्यूटन आ गई। अब जो दोनों फोर्सेस हैं वो पॉइंट ए से बी की तरफ अप्लाई हो रही हैं। क्यों? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, तो इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में है, और ये दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस चार्ज के ऊपर फिर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इसी डायरेक्शन में है। जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ऐड होंगे। तो F इक्वल आ जाएगा F1 प्लस F2 के। दोनों वैल्यूज को ऐड किया, ऐड करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया, यानी कि 5.12 में ऐड हुआ तो ये 10.24 आ गया इंटू 10 पावर -14 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास वो फोर्स आ गई जो इस प्रोटॉन के ऊपर अप्लाई होगी जब उसको Q1 और Q2 के दरमियान रख देंगे। और ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन भी A से B की तरफ होगी, क्योंकि इस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, Q1 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुई उसने भी A से B की तरफ उसे मूव किया, और Q2 की वजह से प्रोटॉन पे जो फोर्स अप्लाई हुई उसने भी उसको A से B की डायरेक्शन में ही मूव करवाया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 4। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस of 15 into 10 power -10 coulomb and 13 into 10 power -10 coulomb are placed 12 centimeter apart। कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोज। वर्क डन कैलकुलेट करना है जिसमें उन दो चार्जेस को हम इतना करीब ले आए कि उनके दरमियान डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का रह जाए। तो इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि दो चार्जेस Q1 और Q2 मौजूद हैं और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R 12 सेंटीमीटर है। हम साथ साथ डाटा भी नोट करते हैं। Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है R वो 12 सेंटीमीटर है। उसको SI यूनिट में कन्वर्ट किया तो सेंटी की वैल्यू 10 पावर -12 होती है। ये 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर आ जाएगा। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दी टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोज। 4 सेंटीमीटर से मुराद ये है कि अगर हम ये एक पॉइंट कंसिडर कर लें C, और सपोज ये करें कि इस Q1 को C पॉइंट तक लेकर आना है ताकि Q2 और Q1 के दरमियान में डिस्टेंस R1 जो है 4 सेंटीमीटर रह जाए। ठीक है, तो वो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना होगा, यानी कि R1 यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि 4 इंटू 10 पावर -2 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और R2 जो है वो R माइनस R1 के इक्वल होगा। इस कंप्लीट लेंथ में से ये R1 माइनस करें तो R2 की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास R2 आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, वो आपने डाटा में लिख लेना है जहां पे कि W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट B। पहले हम बेसिकली वर्क की अगर बात की जाए तो वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो हमें पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि C पॉइंट पे B की वजह से क्या पोटेंशियल है और A की वजह से क्या पोटेंशियल है।
पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट बी, बल्कि इस बी पॉइंट पे चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे इस Q1 की वजह से क्या पोटेंशियल है और फिर C की वजह से इस पे क्या पोटेंशियल है, या C पॉइंट पे उसका क्या पोटेंशियल है वो देखेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट बी, जो पोटेंशियल है Q1 की वजह से पॉइंट बी पे वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो बी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, वी बी इक्वल टू के Q1 की वजह से हो रहा है तो Q1 ओवर आर आ गया, यानी कि वी बी इक्वल टू के की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू गिवन है वो पुट की, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू भी गिवन है वो भी पुट कर दी, ये वाली। इसको सिंप्लीफाई किया तो पोटेंशियल एट बी हमारे पास आ जाता है 112.5 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट सी, पहले हमने Q1 की वजह से B पॉइंट पे हमने पोटेंशियल देखा, अब Q1 की वजह से जो C पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो देखेंगे। तो इसके लिए VC इक्वल आ जाएगा के Q1 ओवर आर स्क्वायर के, यानी कि VC इक्वल आ जाएगा K की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू पुट की और R2 की वैल्यू पुट की। यहाँ पे डिस्टेंस R2 लिया और पीछे R लिया था, क्यों लिया कि जब हम इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से हम चेक कर रहे थे पोटेंशियल, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R था, इस वजह से यहाँ पे R लिखा। और यहाँ पे R2 इसलिए लिया कि अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान चेक कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस R2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, VC आ जाएगा 168.75 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास दो हमने पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए थे, VB पे जो पोटेंशियल था वो और VC पे जो पोटेंशियल था वो। तो अब हम नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं कि V हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V वो किसकी इक्वल होगा। तो डेल्टा V इक्वल होगा VC माइनस VB के। अब VB माइनस VC क्यों नहीं किया, सोचने की बात तो ये है, तो हमने ये सोर्स चार्ज कंसिडर किया था। सोर्स चार्ज से जितना हम दूर होते जाएंगे उतने जो पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा, तो इसके नज़दीक जो पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस वजह से उस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया है। तो ये डेल्टा V इक्वल आ जाता है 168.75 माइनस 112.5, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू 56.25 वोल्ट आ गई। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, यानी कि डेल्टा V इक्वल होता है W ओवर Q2 के। तो इस केस में एक और बात भी आपने याद रखनी है कि Q1 को हमने सोर्स चार्ज कंसिडर किया हुआ है और Q2 को पॉइंट चार्ज कंसिडर किया हुआ है या टेस्ट चार्ज कंसिडर किया हुआ है। Q1 की मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जब हम Q2 को लेके आते हैं तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। तो उस केस को कंसिडर करके हम इसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो अब जो वर्क डन है W इक्वल टू Q2 डेल्टा V आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे। Q2 की वैल्यू हमें गिवन है 13 और डेल्टा V की वैल्यू 56.25 है, तो ये वर्क डन इक्वल आ जाएगा 7.31 इंटू 10 पावर माइनस 8 जॉल। अब ये आप सोच रहे हो कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि Q2 की वैल्यू जो है वो 13 इंटू 10 पावर माइनस 10 है, तो यहाँ पे आपने इंटू 10 पावर माइनस 10 लिखना है। वो वैल्यू लिख के इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.31 इंटू 10 पावर माइनस 8 जॉल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, ए हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम। एक हॉलो स्फीयर है और उसको चार्ज प्रोवाइड किया गया है 14 माइक्रोकूलम का, यानी कि Q इक्वल है 14 माइक्रोकूलम के। तो इसको हम SI यूनिट कूलम में कन्वर्ट करते हैं, 14 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। तो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है एट इट्स सरफेस, यानी कि पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, और उस स्फीयर के अंदर, यानी कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस
और उस सरफेस से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर भी हमने कैलकुलेट करना है। तो सी पॉइंट आ जाएगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें 0.3 मीटर गिवन है और जो डेल्टा आर है वो हमने 0.2 मीटर कंसिडर कर लिया। ये हमने कहाँ से वैल्यूज ली हैं, इसको डायग्राम के मुताबिक आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज मौजूद है 14 माइक्रोकूलम का। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और उसकी वैल्यू 0.3 गिवन है और इस स्फीयर की सरफेस से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस 0.2 मीटर है डेल्टा आर की सूरत में। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सरफेस ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय कि पोटेंशियल जो होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा कहाँ पे, इस स्फीयर की सरफेस पे, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल फाइंड करने का फार्मूला V इक्वल टू के क्यू ओवर आर है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। K की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10 पावर 9, Q की वैल्यू गिवन है डाटा में 14 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय R जो रेडियस है वो 0.3 मीटर है। ये रेडियस क्यों है कि पॉइंट चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस R है तो वो 0.3 लिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 126 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.3 आ गई तो ये V आ जाता है 42 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट के, यानी कि ये सरफेस पे पोटेंशियल आ गया। अब दूसरा बी पार्ट में उसने कहा था कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, और अगर हम स्फीयर की बात करें, जब कोई सरफेस अगर हमारे पास स्फीयर हो तो इनसाइड द स्फीयर भी वही पोटेंशियल होता है जो कि सरफेस पे मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि इनसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल होगा वो यही वैल्यू होगी 42 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। उसके बाद पॉइंट पी पे हमने सॉल्व करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पॉइंट पी पे फाइंड करने के लिए हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो r प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, यानी कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको अगर हम r1 का नाम दे दें तो r1 इक्वल होगा r प्लस डेल्टा आर के। तो वैल्यूज पुट करेंगे, r की वैल्यू 0.3 है और डेल्टा आर की वैल्यू 0.2 है तो ये 0.5 मीटर आ जाती है। यानी कि अब हम पोटेंशियल इस पॉइंट पे फाइंड करें तो V इक्वल टू के क्यू ओवर R1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस उसको R1 का नाम दिया है तो R1 लिखा। वैल्यूज पुट करेंगे, R1 की वैल्यू 0.5 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा 25.2 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट, यानी कि ये पोटेंशियल इस पॉइंट P पर इतना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। 280 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग a charge of 2 coulomb from a place where the potential is -12 volt to another place where potential is V। के 280 जॉल वर्क करना पड़ता है जब एक चार्ज 2 कूलम का उसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेकर जाते हैं और जिस प्लेस से हम लेकर गए वहाँ पे पोटेंशियल -12 वोल्ट है, तो दूसरी प्लेस जहाँ तक हम लेकर जाएंगे वहाँ पे पोटेंशियल V होगा। तो इस V की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सिंपली बात यह है कि दो पोटेंशियल्स हैं, एक जहाँ पे पोटेंशियल -12 वोल्ट है वहाँ से 2 कूलम के चार्ज को V पोटेंशियल पे ले जाने में 280 जॉल का वर्क करना पड़ता है, तो हमने V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डाटा क्या है, डाटा में हमारे पास वर्क डन गिवन है 280 जॉल का, कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, Q की वैल्यू आ गई, प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज -12 वोल्ट, तो ये V1 -12 वोल्ट आ गया और V2 इक्वल आ जाएगा V के, उसको हम सिंपली V लिख देते हैं। तो ये V कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले जो वर्क डन है वो इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, तो हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेल्टा V जो है वो इक्वल होगा V माइनस V1 के, यानी कि जो बाद वाला पोटेंशियल है माइनस पहले वाला पोटेंशियल, तो V माइनस -12 ये V प्लस 12 आ जाता है। तो फार्मूला हमारे पास वर्क डन का होता है W इक्वल टू Q डेल्टा V।
पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था V इक्वल टू W ओवर Q है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से W इक्वल आ जाता है Q डेल्टा V के। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वर्क डन की वैल्यू 280 गिवन है इनटू Q की वैल्यू 2 गिवन है और डेल्टा V हमारे पास V प्लस 12 है। 280 इक्वल हो जाएगा 2V प्लस 24 के, ये 212 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 उधर जाकर इसमें से माइनस होगा तो ये रह जाएगा 2V इक्वल टू 256, यानी कि V इक्वल टू 256 बाई 2, तो ये 120 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से 26 न्यूटन पर कूलम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उस पॉइंट पे वो 13 जूल पर कूलम है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम, ये E की वैल्यू है 26 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जॉल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V 13 जॉल पर कूलम है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, डेल्टा R कैलकुलेट करना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस पे नज़र दौड़ाएं तो E डेल्टा V की मदद से डेल्टा R कैलकुलेट हो सकता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा V इक्वल टू E डेल्टा R, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा R इक्वल हो जाएगा डेल्टा V ओवर E के, तो डेल्टा V की वैल्यू 13 है और E की वैल्यू 26 है, ये डिवाइड होकर आंसर 0.5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने Q कैलकुलेट करना है, तो Q कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल टू के Q ओवर R होता है, E इक्वल टू के Q ओवर R स्क्वायर, वो V इक्वल टू के Q ओवर R होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, E इक्वल टू के Q ओवर R स्क्वायर। इसमें Q हमने कैलकुलेट करना है, R स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और K मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। Q इक्वल आ जाएगा E R स्क्वायर ओवर K के, यानी कि हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से E की वैल्यू पुट की 26 गिवन है, R की वैल्यू 0.5 फाइंड की, उसका स्क्वायर आ गया और K की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है Q इक्वल टू 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, 2 point charges of 8 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter in air। 2 पॉइंट चार्जेस हैं 8 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ये साथ मैं डायग्राम भी ड्रॉ करता हूं तो फिर आपको साथ समझाता हूं। ये हमारे पास Q1 और Q2 मौजूद हैं, दो चार्जेस, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर का वो R डिस्टेंस है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, कि किस पॉइंट पे इन दो चार्जेस के दरमियान जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, लाइन ज्वाइनिंग से मुराद वो लाइन जो इन दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के ऊपर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो वो हम पॉइंट P कंसिडर करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अब ये टोटल डिस्टेंस R है, तो इस पॉइंट P से Q1 की तरफ जो डिस्टेंस है उसको R1 का नाम दे दिया और वो है X, और पॉइंट P से Q2 की तरफ जो डिस्टेंस है उसको R2 का नाम दिया और वो होगा, इस टोटल डिस्टेंस R में से इस X को माइनस करेंगे तो ये R माइनस X आ जाएगा। तो ये सारा जहां तक वही चीजें लिखी हुई हैं। अब हम इसका देखते हैं कि लेट एट पॉइंट P इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो, कि हम पॉइंट P पे कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है और वो हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, तो वो हमने पॉइंट P कंसिडर किया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे।
तो V1 इक्वल आ जाएगा KQ1 ओवर R1, डिस्टेंस जो है वो R1 है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 और R1 डिस्टेंस X के इक्वल है। तो ये हमारे पास V1 आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब V2 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फार्मूला होगा V2 इक्वल टू KQ2 ओवर R2। Q2 पॉइंट P पे इस Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है तो वो KQ2 ओवर R2 होगा। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल V इस पॉइंट P पे वो Q1 और Q2 की वजह से होगा। तो वो किसके इक्वल होगा? टोटल पोटेंशियल V इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। अब हमें यह बताया गया था कि इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो इसको हम V को जीरो पुट कर देंगे। जीरो इक्वल आ जाएगा V1 प्लस V2 के, यानी कि यहां से V2 अगर इस तरफ जाता है तो V1 इक्वल हो जाएगा माइनस V2 के। ये जो V1 माइनस V2 की इक्वेशन आई है, इसमें हम ये वैल्यूज जो कैलकुलेट की थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, ये इसमें पुट कर देंगे। यानी कि V1 माइनस V2 जो हमारे पास रिजल्ट आया, इसमें हमने वो दोनों वैल्यूज पुट की। ये K की वैल्यू इस K की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 8 ओवर x इक्वल आ जाएगा 4 ओवर r माइनस एक्स के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × r माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 4x के। 8r माइनस 8x इक्वल हो जाएगा 4x के। यानी कि अगर x वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाएं तो ये 12x इक्वल हो जाएगा 8r के। यहां से x इक्वल हो जाएगा 8r/12 के, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास दी गई है 10 × 10⁻⁻2, वो पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x की वैल्यू आ जाती है 0.066 मीटर। ठीक है, ये कौन सा डिस्टेंस आएगा? ये Q1 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस। के Q1 से इतने डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। और इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करें, ये 6.6 × 10⁻⁻2 मीटर आएगा, जो कि 6.6 सेंटीमीटर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस ये Q1 और Q2 के दरमियान में 10 सेंटीमीटर था, तो ये 6.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। ये इसका दूसरा भी लिख दिया है कि पॉइंट P जो था वो Q1 से अगर 6.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था तो Q2 से 3.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद होगा। ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बता दिया कि पॉइंट P जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वो Q1 से 6.6 सेंटीमीटर और Q2 से 3.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है। इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड is fired in the same direction as a uniform electric field with a magnitude of 80 न्यूटन पर कूलम। कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी इनिशियल स्पीड बताई गई है, उसको फायर किया गया है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी बताई गई है 80 न्यूटन पर कूलम की। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटली एंड टर्न्ड बैक? कि कितना दूर तक वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमारे पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 80 न्यूटन पर कूलम। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, डेल्टा आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ये इसमें यूज होगा तो इस वजह से ये भी आपने नोट कर लेना है। और चार्ज भी आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उस जो इलेक्ट्रॉन फायर किया गया है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी Ke = 1/2 mv² के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V वो इक्वल होगी Ke = Q डेल्टा V के।
ये काइनेटिक एनर्जी सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी होती है लीनियर मोशन में, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है, के ई इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्यू डेल्टा वी इक्वल आ जाती है 1/2 एम वी स्क्वायर के, यानी कि क्यू ई डेल्टा आर, डेल्टा वी जो है ई डेल्टा आर की इक्वल होता है, तो क्यू ई डेल्टा आर इक्वल आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर के। और ये डेल्टा वी ई डेल्टा आर के कैसे इक्वल होता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके मुताबिक ई इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है। तो इसमें से हमने डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, तो क्यू ई दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, डेल्टा आर इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर 2 क्यू ई, यानी कि डेल्टा आर इक्वल होगा एम हमारे पास 9.1 इंटू 10 पावर -31 हो जाएगा, वी हो जाएगा 29 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 और ई हमारे पास 80 आ जाएगा। तो ये डेल्टा आर इक्वल आ जाता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.299 मीटर आ जाएगा, यानी कि इतने डिस्टेंस तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है। ये कैपेसिटर से रिलेटेड है कि 3 कैपेसिटर्स हैं और उनकी कैपेसिटेंस हमें दी गई है, और ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है वो 250 वोल्ट का है। टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है वो भी कैलकुलेट करना है। तो डाटा में जो कैपेसिटर्स हैं Q1 4 माइक्रोफैरेड, C1 कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं, C1 4 माइक्रोफैरेड, माइक्रो 10 पावर -6 होता है तो 4 इंटू 10 पावर -6 फैरेड आ जाएगा। C2 6 माइक्रोफैरेड यानी कि 6 इंटू 10 पावर -6 फैरेड, और C3 8 माइक्रोफैरेड यानी कि 8 इंटू 10 पावर -6 फैरेड आ गया। कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 250 वोल्ट, V इक्वल आ जाएगा 250 वोल्ट के। टोटल कैपेसिटेंस C कैलकुलेट करनी है, CE चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर यानी कि Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो टोटल कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो हमारे पास होती है 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के। अगर हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। तो 1/CE इक्वल हो जाएगा 1/C1 की वैल्यू 4/6/C3 की वैल्यू 8। मैंने साथ 10 की पावर -6 इसलिए नहीं लिखा कि अगर हम लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सिंपली इसको सॉल्व करने के बाद एंड पे हम 10 पावर -6 लिख लेंगे, वो माइक्रो में वैल्यू आ जाएगी। तो ये एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये 1/CE 13/24 था, तो CE इक्वल हो जाएगा 24/13, यानी कि डिवाइड करने से CE इक्वल आ जाता है 1.84 माइक्रोफैरेड। ये टोटल कैपेसिटेंस आ गई। अब हमने चार्जेस कैलकुलेट करने हैं Q1 Q2 और Q3 के। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो कैपेसिटर्स का तो चार्ज जो होता है हर कैपेसिटर पे वो सेम होता है, यानी कि Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू सेम रहेगी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इक्वल टू CV के फार्मूले से, और C यहाँ पे कौन सा यूज होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि 1.84 जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की उसको 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Q की वैल्यू आ जाती है 460 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 और Q3 तीनों की वैल्यू 460 माइक्रोकूलम होगी। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है V इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए Q इक्वल टू CV के फार्मूले की मदद से V इक्वल टू Q/C हो जाएगा। ठीक है, V इक्वल टू Q1/C1, तो ये Q1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू, तो ये V आ जाता है 115 वोल्ट। इसी तरह Q2 इक्वल टू C2V, इसमें V इक्वल आ जाएगा Q2/C2 के, यानी कि 460/6, तो ये V आ जाता है 76.6 वोल्ट। यहाँ पे Q1 की और C1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे Q2 और C2 की वैल्यू पुट की, इसी तरह Q3 और C3 की वैल्यू हम पुट करेंगे
तो ये सिंप्लीफाई होके पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा 57.5 वोल्ट। तो इस तरीके से जो तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए थे उनकी टोटल कैपेसिटेंस, उनके ऊपर चार्ज कितना है और उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11 है, फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट। 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं और इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो इसके सीरीज में कनेक्ट है। तो पहले हम इनको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। डायग्राम के मुताबिक Q1 हमारे पास C1 जो कैपेसिटेंस है, C1 हमारे पास है 3 माइक्रोफैरेड के इक्वल। उसके बाद C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है और C3 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड है। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है तो वो साथ हमने लिख दिया। वोल्टेज कितनी गिवन है, 6 वोल्ट की। तो हम इन की मदद से कैलकुलेट क्या करना है कि कैपेसिटर इन दी चार्ज 5 माइक्रोफैरेड को हमने C3 का नाम दिया है। तो C3 के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो Q3 होगा, तो वो Q3 हमने कैलकुलेट करना है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले C2 और C3 जो हैं ये कनेक्ट हैं पैरेलल में, ठीक है। C2 और C3 दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हम सपोज करते हैं कि जो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो C23 होगी। तो पैरेलल में जब कैपेसिटर्स कनेक्ट हों तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए उनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो C23 इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल आ जाएगी C2 प्लस C3 के, यानी कि 2 + 5, तो ये 7 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। इसी तरह हम इसको रिप्लेस कर देंगे दूसरी डायग्राम में, यानी कि इन दो की जो टोटल कैपेसिटेंस थी उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने यहां पे लगा दिया और उसको नाम रख दिया C23 का, 7 माइक्रोफैरेड। अब ये C1 और C23 आपस में सीरीज में है। इनकी टोटल कैपेसिटेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे, यानी कि 1/CE इक्वल हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C23 के। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन दोनों कैपेसिटर्स की वो हमने CE सपोज की और दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस C1 और C23 है। तो इसमें फार्मूले में पुट करेंगे 1/CE इक्वल हो जाएगा C1 की वैल्यू 3 प्लस C23 की वैल्यू 7। तो एलसीएम लेंगे, ये 10/21 आ जाएगा, 21 एलसीएम आएगा और ऊपर 7 + 3। तो ये हमारे पास CE इक्वल आ जाएगा। इसको उलट देंगे 21/10, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 2.1 माइक्रोफैरेड। ये आंसर 2.1 आएगा और साथ माइक्रो हमने यहाँ पे पुट नहीं किया था तो एंड पे जाकर 2.1 माइक्रोफैरेड इसको लिख दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी कैपेसिटर्स अटैच थे उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 2.1 माइक्रोफैरेड है। जब ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई तो अब हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो ये सेम एज इट इज वही दो डायग्राम्स यहाँ पे बना दी। ये डाटा हमें गिवन था, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे Q = CEV के फार्मूले से, Q = CV के फार्मूले से। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो थी वो 2.1 माइक्रोफैरेड थी इनटू V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस 6 था, तो ये 12.6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब टोटल चार्ज आ गया है, तो CE जो है वो इक्विवेलेंट है C1 और C23 के, इन दो चार्जेस के विच आर इन सीरीज, और ये चार्जेस क्या हैं, सीरीज में हैं। तो जब सीरीज में चार्जेस हों तो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों तो उनके ऊपर चार्ज सेम होता है। तो Q1 यानी कि C1 पे जो चार्ज Q1 होगा और C23 पे जो चार्ज Q23 होगा वो सेम होंगे। जो वैल्यू इधर होगी वही वैल्यू इधर होगी, और वो वैल्यू कौन सी होगी, वो टोटल चार्ज होगा जो उस सिंगल कैपेसिटर पे स्टोर था जो इनके इक्विवेलेंट लगाया गया था। तो Q1 और Q23 की वैल्यू 12.6 माइक्रोकूलम आ जाएगी। बट ईच वन विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इन दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें तो जस्ट इस जगह पे जो कैपेसिटेंस है
C3 आएगा ना, तो उसको हमने चेक करना है कि वहां पे क्या वैल्यू होगी। तो इसको छोड़ें और इस चार्ज के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो V23 होगा। तो V23 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q इक्वल टू CV के फार्मूले से। यहां से V23 इक्वल आ जाएगा Q23 ओवर C23 के। वैल्यूज पुट करेंगे। Q23 की वैल्यू 12.6 डिवाइडेड बाय C23 की वैल्यू 7, तो ये 1.8 वोल्ट आ जाता है। अब जब V2 आ गई तो C23 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3, यानी कि इन दो कैपेसिटेंस की जगह पे ये एक सिंगल कैपेसिटर लगाया गया था। अब ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो सेम रहेगा। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। और वो कौन सी वैल्यू होती है? जो वैल्यू एक पे अप्लाई की गई पोटेंशियल डिफरेंस की वही दूसरे पे होगी, और वो कितनी है? 1.8 वोल्ट। तो C3 के ऊपर चार्ज Q3 कैलकुलेट करने के लिए Q3 इक्वल टू C3V23 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, V3 पे जो होगा वही V23 वाला ही होगा। तो Q3 इक्वल टू C3V23, C3 की वैल्यू 5 हमें गिवन है और V23 की वैल्यू 1.8। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 9 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कैपेसिटर के अक्रॉस हमसे पूछा गया था कि चार्ज कितना होगा, वो 9 माइक्रोकूलम होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 है। 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कि एक 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया है 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, और फिर इसको डिस्कनेक्ट किया गया है एंड देन बल्कि क्या किया गया? डिस्कनेक्ट नहीं किया गया। 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को चार्ज किया गया, और उसके बाद उस कैपेसिटर को हमने एक 4 माइक्रोफैरेड के अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें डाटा में हमारे पास जो ये कैपेसिटर गिवन है उसकी वैल्यू क्या है? कैपेसिटेंस की C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। इसके ऊपर जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया V1 वो 120 वोल्ट है। देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसको हमने C2 का नाम दे दिया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो V2 होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इन दो की मदद से चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे और उस चार्ज को फिर हम यूज करेंगे V2 कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि चार्ज जो C1 पे होगा वो Q1 होगा। तो Q1 इक्वल होगा C1 V1 के। तो C1 की वैल्यू 6 है और V1 की वैल्यू 120, मल्टीप्लाई किया तो ये 720 माइक्रोकूलम आ गया। जब ये चार्ज कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है इसको कनेक्ट किया जाएगा एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो V2 होगा। यानी कि Q1 इक्वल होगा C1 V2 के, Q2 इक्वल हो जाएगा C2 V2 के। जो पोटेंशियल होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो चार्ज Q विल बी, जो चार्ज Q होगा वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 के। जो दोनों के ऊपर चार्ज होगा, जाहिर सी बात है इनको कैसे कनेक्ट किया गया? कैपेसिटर्स को पैरेलल में। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, जबकि पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप कर जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप किया, V2 हो गया, तो जो चार्ज है एक पे Q1 होगा और दूसरे पे Q2 होगा, तो टोटल चार्ज हमारे पास Q आएगा। तो Q इक्वल हो जाएगा C1 V2 प्लस C2 V2 के। पोटेंशियल दोनों पे सेम है, V2 ही है। कैपेसिटेंस जो है वो दोनों की डिफरेंट है, चार्ज दोनों का डिफरेंट है। तो यहां से Q इक्वल आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V2 के, यानी कि V2 इक्वल हो जाएगा Q ओवर C1 प्लस C2। इसकी वैल्यूज पुट की तो सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर 72 वोल्ट आ गया। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे।
मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर अबाउट में गिवन है। थैंक यू।